हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी को एनसीईआरटी की किताबों से मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। कुल 14 लेसन थे क्लास 6 में और 14 वीडियो हैं। तो आप लोगों ने यदि नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। आज क्लास 7th की बुक की शुरुआत मैं कर रही हूँ। इसका नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। सामाजिक विज्ञान की ये पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 7 की, और नई वाली एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए देख लीजिए आपका जो सिलेबस है वो कैसा है, कितने लेसन आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विषय सूची आपकी दी गई है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उसके निवासी। इसमें आप पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक विविधता पहले अध्याय में, दूसरे में पढ़ेंगे मौसम को समझना और तीसरे में भारत की जलवायु। उसके बाद अतीत के चित्रचट में आप लोग पढ़ेंगे चौथे अध्याय में नवारंभ, नगर एवं राज्य, साम्राज्यों का उदय, और छठे लेसन में पढ़ेंगे पुनर्गठन का काल, और सातवें में पढ़ेंगे गुप्त काल, अथक सृजनशीलता का युग। तो ये ज्योग्राफी के 3 लेसन है, 3 हिस्ट्री के हैं। आगे है हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। तो इसमें भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और फिर शासन प्रणाली और लोकतंत्र में शासक से शासित तक सरकार के प्रकार और भारत का संविधान एक परिचय के रूप में दिया गया है। और फिर अंत में है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, तो वस्तु विनिमय से मुद्रा तक और बाजारों की समझ। यानी कुल 12 अध्याय आपको इस बुक में पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। क्लास 6 की नई एनसीईआरटी वाली बुक मैंने पढ़ाई है, 14 लेसन है, तो 14 वीडियो हैं, एक वीडियो में एक लेसन मैंने पढ़ाया है। जैसे ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है भारत की भौगोलिक विविधता, यानी भौगोलिक विविधता के बारे में, भारत के बारे में बताया गया है। तो यह देश यानी भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है, और यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। ये किसने कहा है? ये श्री अरविंद ने कहा है। यहाँ पर आप ये एक चित्र भी देख सकते हैं, और ये जो चित्र है ये कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात का है। पठार और जलप्रपात पर ध्यान दीजिए। जलप्रपात की शक्ति को विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। तो ये कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। यदि आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है, तो आपको याद रहेगा कि ये कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर नीचे डिटेल में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी। तो ये बात हो रही है 1984 की। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की थी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा। यह 20वीं शताब्दी के आरंभ की एक प्रसिद्ध कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। तो ये एक कविता है, आप लोगों ने सुनी भी होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो जब इंदिरा गांधी जी ने, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि सारे जहां से अच्छा। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। और एशिया महाद्वीप का भाग है, यानी कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है। तो पड़ोसी देशों के बारे में भी याद रखना है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। ये 5 प्रमुख भाग हैं, ये आपको याद रखने हैं। महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग,
दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह। तो ये 5 भूभाग हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इन भूभागों की आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं। अभी इन बिंदुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कठिन है, क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। इसका अनुभव शीघ्र ही आपको भी होगा। तो इस अध्याय में इन भूभागों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा होगी और इनके जो विशेषताएं हैं इन पर भी दृष्टि डाली जाएगी। जो भू आकृतियां हैं वो समीप से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं, इन सब के बारे में चर्चा होगी। आगे लिखा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, थार मरुस्थल और अरब सागर पश्चिमी सीमा में है, यानी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है। यह भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे लिखा है, आइए अब हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के द्वीपों और फिर पूर्व की ओर एक साथ यात्रा करें। मानचित्र पर विभिन्न रंग हमें पहले से ही भौगोलिक विविधता का आभास कराते हैं। मानचित्र की संकेत सूची से स्वयं को परिचित कीजिए और देखिए किस प्रकार विभिन्न रंग पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाई को दर्शाते हैं। तो मानचित्र दिया गया होगा। ये मानचित्र जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का चित्र है। मानचित्र भी कहीं दिया गया होगा। तो मानचित्र तो नहीं दिया गया है, देखेंगे नीचे कहीं दिया गया होगा। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में लिखा हुआ है। तो मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। आप अपने पास एक मानचित्र भी रख सकते हैं और एसएसटी आपका विषय है तो मानचित्र आपको अपने रूम में भी लगा कर रखना है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा राज्य किस तरफ है, किस राज्य के पास कौन सा राज्य है। ये सब बातें आपको डेली देखने से याद हो जाएंगी। तो एक मानचित्र जरूर अपने कमरे में लगा लीजिएगा। तो मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। यह एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होती है। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये विशाल प्राचीर के समान प्रतीत होती है। प्राचीर माने क्या होता है? दीवार होती है। तो क्या आप मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं? यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये चित्र है हिमालय पर्वत श्रृंखला का और ये उपग्रह से चित्र लिया गया है। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये उपग्रह से लिया गया चित्र है और इस श्रृंखला की लंबाई कुल कितनी है? 2500 किलोमीटर। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है, यानी ऐसा लगता है कि ये आकाश को छू रही है। वास्तव में इसकी कई चोटियां 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। इन्हें सामूहिक रूप से 8000 ही कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है।
तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये इतने देशों में फैली है, कितने 6 देशों में, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी कई जो पर्वत की चोटियां हैं ऐसा लगता है कि ये आकाश को छू रही हैं, और कई चोटियों की ऊंचाई 8,000 मीटर से भी अधिक है। आगे लिखा है गर्मियों में पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है और यही सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनती है। ये नदियां और इनकी सहायक नदियां लोगों को पीने योग्य जल तथा कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। तो गर्मियों में इन पर्वतों की जो बर्फ है वो पिघल जाती है। क्लास 6 जब मैंने पढ़ाया था तब आपको पर्वतों के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि कुछ पर्वत इतने ऊंचे होते हैं जिनकी चोटियां हमेशा ही बर्फ से ढकी रहती हैं। जिसने भी लगातार वीडियो देखा है तो उसे जरूर याद होगा। तो यही बताया जा रहा है कि गर्मियों में पर्वतों पर जो बर्फ जमी रहती है वो पिघल जाती है, और ये पिघलकर नदियों में आ जाती है। और ये जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियां लोगों को पीने योग्य जल और कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती हैं और करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाती हैं। इसलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसे एशिया का जल शिखर भी कह दिया जाता है। आगे लिखा है हिमालय अनेक संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र भी है। इन पर्वतों को पावन माना जाता है। यहाँ अनेक मठों और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व से संतों, महात्माओं तथा अन्य आध्यात्मिक साधकों को ध्यान, अर्चना एवं साधना के लिए आकर्षित करते हैं। तो इसे जो ये पर्वत हैं इन पर्वतों को पवित्र भी माना जाता है, पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। अनेक मठ और मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ है, और ये तीर्थ स्थल हैं। आज भी संपूर्ण विश्व से लोग आते हैं जिनका संबंध आध्यात्म से है, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना के लिए, साधना करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया है और ये पढ़ना जरूरी है। भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में गौमुख यानी गाय का जो मुख कहा जाता है तो वहीं से निकलती है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है और यह असंख्य तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। गौमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ यानी ट्रैकिंग भी है। अगली बार जब आप गंगा को देखें तो याद रखें इसकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है। तो ये आप देख सकते हैं गौमुख, यहाँ पर यहीं से भागीरथी नदी निकलती है, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। आगे लिखा हुआ है, लिखा है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब ये बात भी जानना जरूरी है कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो एक रोचक कथा है इसके बारे में, चलिए रोचक कथा पढ़ते हैं। बहुत समय पहले भारत में गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। जो भारत था, बहुत समय पहले भारत जो है गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। कालांतर में यह भूभाग अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। तो देखिए कितनी पुरानी बात बताई जा रही है, 5 करोड़ वर्ष पूर्व की। जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेला, उसके बीच की भूमि अनिविलित यानी सिवलटदार हो गई। जो सिलवटें होती हैं तो ऐसी भूमि हो गई और ऊपर उठने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। जैसे कालीन बिछी हो, आप उसे ढकेलें तो उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी। इसी तरीके से हुआ। इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। आश्चर्यजनक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है। यानी आज भी बढ़ रहा है प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर, जो आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है और 100 शताब्दी में इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। तो ये रोचक कहानी इस तरीके से हिमालयी शैलों में मुड़ी हुई परतें, ये आप देख सकते हैं, परतें आपको दिख रही होंगी। ये आगे बढ़ते हैं। हिमालय शब्द जो है संस्कृत के 2 शब्दों हेम अर्थात बर्फ और आलय अर्थात निवास या ग्रह से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बर्फ का घर। तो हिमालय का अर्थ क्या होता है, बर्फ का घर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और ये आपको याद रखना है। ये जो श्रेणियां हैं, प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो हिमालय को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हिमाद्री, जिसे वृहद हिमालय कहते हैं। वृहद माने क्या होता है? बड़ा। तो हिमाद्री पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विकट है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी गगनचुंबी पर्वत शिखर स्थित हैं। यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमाच्छादित रहता है, यानी बर्फ से ढका रहता है। हिमाच्छादित का मतलब क्या है? बर्फ से ढका रहता है। यहाँ जीवन अत्यंत कठिन है तथा यहाँ मानव बस्तियां अधिक नहीं है, क्योंकि इतनी सर्दी में मनुष्य का रह पाना मुश्किल है। फिर भी यहाँ मनुष्य हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ये हिमाद्री है पहला, जिसे वृहद हिमालय कहते हैं। दूसरा है हिमाचल, जिसे लघु हिमालय कहते हैं। लघु माने क्या होता है? छोटा। तो हिमाचल वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। तो जो हिमाचल है, यानी जो लघु हिमालय है, ये मानव निवास के लिए उपयुक्त है। नैनीताल और मसूरी, यानी कि उत्तराखंड, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, और शिमला ये हिमाचल प्रदेश में है, जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो कौन कौन इन जगहों में से किसी एक जगह पर गया है, जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक, तीसरा जो भाग है वह है शिवालिक, जिसे बाह्य हिमालय कहते हैं। तो हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनाती है, जिसमें घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल सम्मिलित हैं। ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध है, जो हिमालय और गंगा के मैदानों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 3 भाग है इसके, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक पहाड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है और लिखा है कि इसे अनदेखा ना करें। तो बिल्कुल अनदेखा नहीं करेंगे इसे। लिखा है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काठकुनी अथवा धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ बात हो रही है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में। तो गृह निर्माण की पद्धति को यहाँ क्या कहते हैं? काठकुनी या धज्जी देवरी। इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जो न केवल घर को गर्म रखता है बल्कि हल्के भूखंड की स्थिति में क्षति से भी बचाता है। तो ये काठकुनी घर यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण तथ्य दे दिया गया है और जो पढ़ना जरूरी है। लिखा है अनदेखा ना करें। तो बिल्कुल अनदेखा नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता देखी गई। इसी उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदायों द्वारा भी संरक्षित किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये चित्र भी आप देख सकते हैं। ये चित्र जो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, पहला जो चित्र दिया गया है ये वाला। दूसरा जो है हिमालयी मोनल यानी नर पक्षी है ये वाला। तीसरा चित्र जो है ये लद्दाख का स्थित एक बौद्ध मठ है, ये वाला। ये लद्दाख का एक बौद्ध मठ है। चौथा चित्र जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती व्यास नदी। तो ये व्यास नदी है जो हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। 5वें चित्र में आप हिम तेंदुआ देख सकते हैं। 6ठे में आप हिमालय क्षेत्र के एक स्थानीय बाजार में प्रदर्शित कृषि उपज देख सकते हैं। और यहाँ पर बुरांश जो एक पुष्प का विशेष प्रकार का शीतल पेय बनाया जाता है, बुरांश के फूल होते हैं ये। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत का शीत मरुस्थल। अब शीत मरुस्थल की बात हो रही है। अच्छा लेसन है, प्रश्न भी आपको मिलेंगे इससे। तो मरुस्थल शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। यानी यदि आपसे मरुस्थल कहा जाए तो आपके दिमाग में आता है कि रेत रेत होगा चारों तरफ और बहुत गर्मी होगी। लेकिन यहाँ बात शीत मरुस्थल की हो रही है। हालांकि शीत मरुस्थल शीत भी होते हैं और भारत में भी एक ऐसा शीत मरुस्थल है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। इसे भारत का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए।
जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियां, पेंगोंग त्सो जैसी झीलें सम्मिलित हैं। त्सो का मतलब क्या होता है? झील होता है। आगे लिखा है, यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे चंद्र भूमि कहते हैं। तो यहाँ की जो भूमि है ऐसी दिखाई देती है जैसी चंद्रमा की सतह है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चंद्र भूमि। भूगर्भ शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं कि जैसा हमने पहले पढ़ा कि जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे। यही मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा था और इसीलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हैं। ये लद्दाख की चंद्र भूमि आप देख सकते हैं इस तरीके से। हिमालयी लोगों में याक बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद रखिएगा। उन्हें दूध, मांस, ऊन और गोबर के लिए पाला जाता है और परिवहन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है याक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कितना अच्छा दृश्य है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। कौन कौन भाई लद्दाख होके आया है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर मैं ये इसे चित्र में ही देख रही हूँ, मैं कहीं लद्दाख घूमने नहीं गई हूँ। तो ये लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील है। खारे पानी के कारण यह अन्य झीलों से भिन्न है। इसके जल में खारापन आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से घुले खनिजों के कारण है। तो ये जो झील आप देख रहे हैं इसका पानी खारा है। क्यों खारा है? क्योंकि आसपास की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उन्हीं के कारण इसमें खनिज घुले हुए हैं, इस कारण इसका पानी खारा है। आगे लिखा है, समय के साथ पवन और वर्षा ने पहाड़ों का अपर्दन कर जिस आकार में बदल दिया है उसे आप चित्र में देख सकते हैं। तो अपर्दन के कारण ये पहाड़ आप इस तरीके से देख रहे हैं, फिर भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आगे लिखा है, कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी लद्दाख हिम तेंदुए, आइबेक्स, तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन्य जीवों का घर है। लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों और लोसर, हैमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपने यदि पहला पेपर दिया है तो उसमें ईवीएस में आपने लद्दाख के घरों की विशेषताएं पढ़ी होंगी। 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं लकड़ी और पत्थर के, नीचे वाली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और जो घर के सदस्य होते हैं वो ऊपर रहते हैं, घर का जरूरी सामान नीचे रखा जाता है, जानवर भी नीचे रहते हैं। तो इस तरीके से घर की कुछ विशेषताएं हैं जो ईवीएस में पूछी जाती हैं। खैर इसमें नहीं पूछी जाती, ईवीएस में यदि आप पेपर फर्स्ट देने वाले हैं तो ईवीएस में आपने जरूर पढ़ी होगी। और ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 4th और 5th कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, सॉरी क्लास 3rd और 4th कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 5th की शुरुआत हो चुकी है। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा समय मिले तो। चलिए अगला जो भाग है गंगा के मैदान, और ये सबसे उपजाऊ है, यहाँ उपजाऊ मैदान है। तो जैसे ही हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हिमालय से बढ़ रहे हैं दक्षिण की ओर, हिमालय किस तरफ है? उत्तर दिशा में। अब हम जा रहे हैं दक्षिण की ओर, तो गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों में पहुंचते हैं। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां अपनी सहायक नदियों के व्यापक जल से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से समृद्ध करती हैं। तो ये जो नदियां हैं ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ है, कृषि के लिए ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो आगे लिखा भी है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। नदियां अपने साथ अनेक अनेक खनिज लाती हैं जो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं और जिसमें प्रचुर मात्रा में कृषि संभव होती है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का भी एक स्रोत हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन मैदानी क्षेत्रों में रहता है। तो जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन मैदानी क्षेत्रों में निवास करता है, तो ये आप याद रखिए। मैदानों में आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। पहले बैलों द्वारा खेत जोते जाते थे, अब ट्रैक्टर का प्रयोग है और थ्रेसर का प्रयोग है और भी कृषि उपकरण अपनाए जाते हैं। अब जो है पुरानी पद्धतियों से खेती नहीं की जाती। यहाँ पर आप दिल्ली का हवाई दृश्य देख सकते हैं जिसमें दाईं ओर यमुना नदी दिखाई दे रही है। तो इसमें दाईं तरफ कहीं पर यमुना नदी दिख रही होगी।
आगे बढ़ते हैं। नदी खैर मुझे नहीं दिख रही, आप लोग बताइएगा कहाँ पर नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुफसली कृषि, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र, और पश्चिम बंगाल में धान के खेतों में काम करती हुई ग्रामीण महिलाएं। तो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग निवासी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के, जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उन्हें पता होगा कि धान जो है, धान की रोपाई की जाती है। पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर इसी तरीके से रोपे जाते हैं, जिस तरीके से ये महिलाएं रोप रही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों को माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं, जैसा कि आप अतीत के चित्रपट से संबंधित अध्याय में देखेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, अन्य नदियों का उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए सहस्त्राब्दियों से किया जाता है। तो जो गंगा और अन्य नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है और अन्य नदियां हैं, तो इनमें ये इस तरीके से सामान ले जाया जाता है, व्यापार किया जाता है। ये इस तरीके से ये पानी के जहाज हैं, तो इन्हीं से व्यापार किया जाता है जल परिवहन के द्वारा। लिखा है भारत में अधिकांश नदियों के नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि, जबकि ब्रह्मपुत्र के नाम का अर्थ अलग है, यानी ब्रह्मा का पुत्र। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो गर्मियों में इसका जल सूखता नहीं, बल्कि मात्रा बढ़ जाती है। ये आप देखेंगे गंगा के मैदान का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र, देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है। गंगा के मैदान का उपग्रह से चित्र लिया गया है। यहाँ पर ये कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी की डाली पर बैठा उत्तरी मैदानी गिरे लंगूर, ये गिरे लंगूर है। बाघ जो विलुप्ति के कगार पर थे, बाघ परियोजना ने इनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रोजेक्ट टाइगर ने। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, कमेंट में जरूर बताएं। आगे देखेंगे। एक वयस्क घड़ियाल की लंबाई 2.5 से 4.5 मीटर होती है। यह सरीसृप विलुप्ति के कगार पर है। कानूनी रूप से इसका शिकार और इसे क्षति पहुंचाना निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। तो ये घड़ियाल है। मोर और मोरनी, भारतीय मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये भी याद रखना, ये मोर और मोरनी है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे लिखा हुआ है विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। चलिए आगे लिखा है विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। तो अभी आपको पहले शीत मरुस्थल के बारे में बताया था, लद्दाख के बारे में। अब थार मरुस्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़े, याद रखिएगा मानचित्र में ये पूर्व होता है आपके दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, और ये होता है दक्षिण। तो ध्यान रखिएगा, अब बढ़ रहे हैं पश्चिम की ओर, तो आपको एक पीलापन लिए क्षेत्र दिखाई देगा। यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको क्या दिखाई देता है? सुनहरी रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान। ये इस तरीके से रेत के टीले हैं। यहाँ पर थार मरुस्थल के रेत के टीलों में एक यात्री आप ये देख सकते हैं, और दूर दूर तक आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, कटीली झाड़ियां यहाँ पर उगती हैं। यहाँ पर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जैसलमेर का है। स्वर्ण नगरी इसे कहा जाता है, जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। जैसलमेर किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो जैसलमेर का जो किला है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये किला की ही दीवार जो है दिख रही है, और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। रेत के टीले तब बनते हैं। अब रेत के टीले क्यों बन जाते हैं ये बताया जा रहा है। जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है, तो हवा के कारण बनते हैं टीले, और पहाड़ जैसे लगते हैं, छोटे छोटे पहाड़ जैसे। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है।
तो थार का मरुस्थल इन राज्यों में फैला है। इनके नाम याद रखिए, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है, क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान, रातें अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव होता है। यानी दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है और रातें ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो रातें यहाँ पर ठंडी होती हैं, दिन यहाँ पर अत्यधिक गर्म होते हैं। और पानी की कमी तो राजस्थान में है ही, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो जहाँ जहाँ मरुस्थल है वहाँ पानी की भी कमी है। आगे लिखा है, थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। यहाँ पर आप ये एक ऊंट देख सकते हैं, और भी हैं। तो पुष्कर मेले में ऊंट विक्रेता, थार मरुस्थल की सीमा पर। तो पुष्कर में मेला लगता है, पशु मेला, तो वहीं का ये दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये आप चित्र देख सकते हैं, घर से दूर जल स्रोतों से जल लाती हुई महिलाएं, एक ग्राम में वर्षा जल संचयन की संरचना। ये वर्षा जल संचयन की संरचना यहाँ पर दर्शाई गई है। वर्षा का पानी इकट्ठा होता है और यहाँ से ऐसे होके और ये यहाँ इस टैंक में चला जाता है, और ये महिलाएं जल लेकर जा रही हैं, और ये पानी जो है यहाँ से निकाल लिया जाता है। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्रायः अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब आप समझ लीजिए इन लोगों का जीवन कितना कठिन है। आप अपने घर में क्या करते हैं, बटन दबाया, पानी आ गया। पूछिए इन लोगों से, ये अपने जरूरत के लिए पानी लेने के लिए बहुत दूर जाते हैं। आगे लिखा है, इसलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि है यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए तब तक जब तक वे साफ ना हो जाएं। यानी कि पानी से बर्तन साफ करने की बजाय ये रेत से ही बर्तनों को पहले साफ कर लेते हैं, और फिर बाद में इन्हें धोते हैं, तो थोड़े जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए पहले बर्तनों को रेत से रगड़ लिया जाता है, बिल्कुल साफ कर लिए जाते हैं, फिर थोड़े जल से इन्हें धो लिया जाता है। तो आगे लिखा है, धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप अपना नल खुला छोड़ें, तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों, जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित है, के लिए भी प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रह विधियां वर्षा के जल को प्रायः पीने के उद्देश्य से संचयित करती हैं। और ये जो टांका है प्रत्येक घर में आप देखेंगे बना हुआ। वर्षा का जल संचयन करते हैं, और जो पानी आता है सप्लाई वाला, वो इसी में वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं। सबके घर में एक एक टैंक बना हुआ है, फिर मोटर से उस पानी को खींच के ऊपर टंकी में भर दिया जाता है। आगे लिखा है, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो लगभग 2.5 यानी 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। तो सबसे पुरानी प्राचीन श्रृंखला पूछ ली जाए पर्वत श्रृंखला, तो अरावली है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची हैं। क्या यह रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की यात्रा से आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य में ले जाती है। जो 4.5 घंटे की लगभग यात्रा है, जो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अरावली जो है, अरावली की पर्वत श्रृंखला बताई गई है माउंट आबू, और माउंट आबू ठंडा भी रहता है, ऊंचाई पर है इसलिए। यहाँ पर आप अरावली का एक भाग यहाँ पर दिखाया गया है। इस श्रृंखला से आगे थार मरुस्थल आरंभ होता है। बाएं अंतरिक्ष से दिखने वाला अरावली का एक भाग, ये अंतरिक्ष से दिखने वाला अरावली का भाग है, देख सकते हैं आप। आगे लिखा हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग
और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। आप इस विषय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आगे लिखा है, संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है। जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले यहाँ स्थित हैं। ये जो किला, जो दृश्य दिखाया गया है, ये अरावली से घिरा हुआ कुंभलगढ़ किला है। पहाड़ियों में स्थित यह स्थान शत्रुओं को रोकने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। कितना बढ़िया किला बनाया गया है और कितना अच्छा लग रहा है। अब लिखा है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो पठार के बारे में आपको पहले ही बताया है। पठार वह स्थल रूप है जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है तथा इसकी सतह प्रायः समतल होती है। इसके कुछ किनारे प्रायः खड़ी ढाल वाले होते हैं। प्रायद्वीपीय क्या है, इसका अर्थ भी जान लीजिए, फिर बताएं ये पढ़ के। तो वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत में अनेक पठार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय पठार है। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना है। यह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि यह 3 ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा है। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह पठार 2 पर्वत श्रृंखलाओं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं और प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। यहाँ कई सुंदर झरने हैं जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढालों पर बहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं तथा यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट के उत्तर में जो पहाड़ियां हैं वो सह्याद्री पहाड़ियां कहलाती हैं, तो ये भी याद रखिए। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित हैं। पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं वहाँ, और जो पूर्वी घाट हैं ये छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित हैं जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है। तो इन दोनों क्षेत्र के बीच में है दक्कन का पठार। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और लाखों लोगों को जल प्रदान करती हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी जो नदियां हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और लाखों लोगों को इनसे जल भी मिलता है। आगे लिखा है, यह पठार खनिजों, वनों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध है जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का हल्का ढार पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका जो हल्का ढाल है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये चित्र देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के घने जंगल अनेक आदिवासी समुदायों के लिए आवास प्रदान करते हैं। कितने घने जंगल हैं, छत्तीसगढ़ के हैं ये, और यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। आगे लिखा है, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहाँ से उद्गम होता है, जो कृषि उद्योगों और पन बिजली के लिए उत्पादन करती हैं। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती भी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जो पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ पर जो पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी बहती हैं, जो वो नर्मदा और ताप्ती है, ये अरब सागर में गिरती हैं। आगे लिखा है, पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदायों की आवास स्थली हैं, जिसमें संथाल, गोंड, बेंगा, भील, कोरुक आदि सम्मिलित हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैलियां हैं जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। तो ये जनजाति समुदायों के नाम बताए गए हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तो ये भी याद रखिए। कौन कौन से हैं? संथाल हैं, गोंड हैं, बैगा हैं, भील हैं, कोरकू हैं
और इनकी विशिष्ट भाषाएं और परंपराएं हैं और जीवन शैलियां भी हैं, और ये प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं जो आदिवासी समुदाय होते हैं। आगे लिखा है, आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात राज्यों में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। तो ये भी याद रखिए। आगे लिखा है, भारत में पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात हैं, क्योंकि यहाँ नदियां असमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में सहायक होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराते हैं। तो जो जलप्रपात हैं, झरने जिन्हें कहते हैं, तो ये विद्युत उत्पादन में भी सहायक हैं और सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं। पेरिया कानल, मुन्नार, केरल के समीप स्थित पावर हाउस जलप्रपात है। ये चित्र देख लीजिए। ये पश्चिमी घाट में सिंह के समान मूछ वाला वानर है, मकाक जिसे कहते हैं। और ये पश्चिमी घाट में ये किंग कोबरा सांप देख सकते हैं, जहरीला सांप। पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला यह कीट भक्षी पौधा जो कीट पतंगों को खाता है, यह चिपचिपे जाल का प्रयोग कर छोटे कीट पतंगों को पकड़ता और उन्हें खा लेता है। ये कीट भक्षी पौधा है। और ये कोयले की खदान है, पठारी क्षेत्र की कोयले की खदानें। यह मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। ये चित्र देख लीजिए। पश्चिमी तट पर स्थित भारत का वित्तीय केंद्र मुंबई। आगे लिखा है, भारत की अद्वितीय तट रेखाएं। तो भारत की जो अद्वितीय तट रेखाएं हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। भारत की तट रेखाओं पर अनेक सुंदर तट, पुलिन, चट्टानी टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है तो कुछ पर काली सैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ हैं, तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हैं। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी हैं। भारतीय तट रेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। तो ये आपको याद रखना है, तट रेखा की लंबाई। अब लिखा हुआ है भारत का पश्चिमी तट। चलिए पश्चिमी तट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। यहाँ की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहानों यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियों जैसे सकरी खाड़ियों, क्रीक्स कहते हैं जिन्हें, एस्चुरी आदि से बनी है। इस तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के इस तट पर मुहाने हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक हवाई दृश्य है, यानी हवाई जहाज से ये दृश्य लिया गया है। तो पश्चिमी तट के एक भाग का हवाई दृश्य, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अरब सागर के कितने समीप हैं, ध्यान दीजिए। तो ये पहाड़ियां कितने समीप हैं ये आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसमें विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा हैं, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख हैं। यहाँ चिल्का झील, अब आपसे पूछ लिया जाए कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है, ये आप याद रखिए। पुलकट झील कहाँ पर है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। तो ये लैगून पाई जाती हैं, जैसी महत्वपूर्ण लैगून पाई जाती हैं। लैगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई झील होती हैं। तो ये लैगून झील हैं, ये भी याद रखिए। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा मुहाने पर जमा करती हैं, तब बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है। कालांतर में ये अवसाद एकत्र होकर त्रिभुजाकार अथवा पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे यह कृषि योग्य भूमि के लिए अत्यंत उपयुक्त बन जाती हैं। तो जो गंगा, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों की जो डेल्टा हैं ये उपजाऊ डेल्टा हैं और कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, तो ये भी याद रखिए। ये पूर्वी तट का उपग्रह से लिया गया चित्र है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये मुहानों का निर्माण होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय द्वीप समूह।
हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, जो भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं? एक तो लक्षद्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय वन्यजीव, सुंदर तट, प्रवाल भित्तियां और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बनाया था, तो ये भी याद रखिए। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। लक्षद्वीप समूह के बारे में क्या लिखा है? लक्षद्वीप समूह द्वीपों का समूह है जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। यह मूंगे यानी कोरल से बने 36 बड़े द्वीपों का समूह है। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। भारत का एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज और पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में क्या लिखा है कि इस द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप सम्मिलित हैं, जिन्हें 2 अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। इनकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्ति देख सकते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्ति देख सकते हैं। अंडमान द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना की तैरती हुई गोदी, एक छोटा पत्तन है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, अंडमान द्वीप समूह के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह हैं, जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ सबसे कठोर परिस्थितियों यानी कि सेल्यूलर जेल नामक कारावास में रखा गया था। इसे उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित रखा गया है। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको स्वतंत्र करवाने के लिए दिए थे। हम इसके बारे में उच्च कक्षाओं में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये बैरन द्वीप समूह स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का हवाई दृश्य दिखाया गया है। आगे लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कभी कभी सक्रिय होता है, जिससे आकाश में धुआं और लावा फैल जाता है। तो बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र, और कभी कभी ये सक्रिय हो जाता है। आगे लिखा है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में डेल्टा। तो जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते में सुंदरवन दिखाई देते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के डेल्टा में स्थित है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय सम्मिश्रण है। इसका लगभग आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास है। तो ये यहाँ पर एक दृश्य भी दर्शाया गया है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चित्र और भी दर्शाए गए हैं। 7 सिस्टर्स जलप्रपात मेघालय साद सुक मिनेसिम उत्सव, जो खासी लोगों द्वारा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। जीवित जड़ों से बना पुल और नोंगरियाट गांव के समीप चेरापूंजी मेघालय। ये आप देख सकते हैं, ये है 7 सिस्टर्स जलप्रपात, ये वाला। ये एक उत्सव का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है जो मेघालय में मनाया जाता है खासी लोगों द्वारा। ये जड़ों का पुल आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में भी लिखा है। तो मानचित्र को देखिए, अब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम आ गए हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में, जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है। क्या आप मानचित्र पर दिखाई गई गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों को देख सकते हैं? तो भाई मानचित्र रखिए अपने साथ, और मैंने भी नहीं लगाया है, मैंने सोचा बुक में बना होगा। मेघालय पठार की ये पहाड़ियां अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती हैं। यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है, जो इसे जंगल, अद्वितीय वन्यजीवों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध बनाता है।
तो यहाँ पर बात हो रही है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों की। तो ये जो है मेघालय पठार की पहाड़ियां हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मावलिनोंग गांव एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यह रमणीय गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरणीय अनुकूलन जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुलों यानी लिविंग रूट्स पुल, ये आप देख सकते हैं, के लिए भी जाना जाता है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर जनजातियों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित कर रहा है ये लिविंग रूट्स पुल। लेसन जो है समाप्ति की ओर है। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें हर बार हर लेसन के बाद पढ़ने होते हैं। तो भारत जिस उपमहाद्वीप का अंग है उसका नाम प्रदान करता है, उसे अपना नाम प्रदान करता है। इसमें विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिसमें बर्फीले हिमालय से लेकर गर्म थार मरुस्थल सम्मिलित है। मैदानी क्षेत्रों को अनेक नदियों द्वारा सींचा जाता है। यहाँ एक प्रायद्वीपीय पठार भी है, जिसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इन विविध भौगोलिक विशेषताओं ने मिट्टी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, जीवन और आर्थिक अवसरों से संबंधित अनेक परिस्थितियों का सृजन किया और एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया। इन भौगोलिक विशेषताओं ने हमारी सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ा लेसन था, पहला लेसन ही था और पहला लेसन भी बड़ा ही है। तो आप लोग ये वीडियो 2 बार में देख लीजिएगा यदि आपको बड़ा लगता है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा यदि आपका मन हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मन हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।